नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और हफ्ते के पहले दिन मैं अजय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपके पास आपके घर में 2000 रुपए की कोई नोट पड़ी है तो एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है आपके पास। आप अब भी अपने बैंक के पास जा करके इन नोट्स को बदल सकते हैं। जी हाँ, अंतिम तारीख बहुत ही नजदीक है। शेयर बाजार में दो नई कंपनियां आज दस्तक दे रही हैं। कच्चे तेल के दाम में थोड़ी सी नरमी दिखाई दी है। भारत की अच्छी खबर, कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में बड़ा कदम। अमेरिका की सेमीकंडक्टर दिग्गज कंपनी माइक्रोन ने गुजरात के साणंद में अपनी नई टेस्टिंग फैसिलिटी पर काम की शुरुआत की। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ऐतिहासिक। एशिया में बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। हैंगसेंग में 1.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट खुले। और चाइना एवरग्रांड की मुश्किलें नहीं हो रही खत्म। उसकी सब्सिडरी हैंगडा रियल एस्टेट पर केस के चलते शेयर में 24% की गिरावट। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की हालत और भी खस्ता। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मामूली बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार। शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये हमारी आज की टॉप लाइंस, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन बड़ी खबर, मेक इन इंडिया की एक और दस्तक गुजरात की धरती से फिर से सुनाई दी है। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने साणंद में नई असेंबली और टेस्टिंग सुविधा के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने करीब 22,500 करोड़ रुपए यानी 2.75 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली चिप असेंबली और परीक्षण निर्माण संयंत्र की आधारशिला रख दी है। सेक्टर बनाएंगे, ये मोदी जी ने गारंटी दी है। और ये गारंटी है मेरे नौजवान साथियों, ये आपके भविष्य की गारंटी है। माइक्रॉन 2 चरणों में प्लांट बनाने में 82.5 करोड़ डॉलर तक का निवेश करेगी और बाकी निवेश केंद्र और राज्य सरकार से आएगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर हब बनने की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इस बात पर जोर देते हुए कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को जल्द ही 5 लाख करोड़ रुपए के चिप्स की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात के 3 महीने के भीतर ही कंपनी ने संयंत्र लगाने का काम शुरू कर दिया है, जो कि अभूतपूर्व है। और अब इस खबर के बाद शुरुआत करते हैं आज के बाजारों के हाल पर। गिफ्ट निफ्टी से आज संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि आज पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। और गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिले उससे आज सुबह 32 अंक ऊपर 19,675 का स्तर हमें दिखाई दिया। आज बाजारों की शुरुआत मिली जुली देखने को मिली और अभी भी ये ट्रेंड जारी है। बिल्कुल फ्लैट खुलते हुए सेंसेक्स शुरुआत में 73 अंकों पर 66,082 का स्तर हमें दिखाई दिया सेंसेक्स का। और इस वक्त काफ़ी फ्लैट कारोबार करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही काउंटर्स इस वक्त हम देखें तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए। दरअसल अमेरिका में जो हमने देखा पिछले हफ्ते नरमी के संकेत, उसका असर एशियाई बाजारों पर दिखाई पड़ा। निफ्टी की ओपनिंग आपके सामने 13 अंक ऊपर 19,687 का स्तर हमें दिखाई दिया। मैं बात कर रहा था अमेरिकी बाजारों की। अमेरिकी बाजारों में जो हमें नरमी दिखाई दी पूरे हफ्ते, उसका असर एशियाई बाजारों पर आज दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज भारतीय बाजार भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम फैक्टर्स पर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त निफ्टी के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस वक्त आप देखें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मारुति, एशियन पेंट्स और जेएसडब्ल्यू कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको तेजी दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा तेजी बजाज फाइनेंस में 2% से भी ज़्यादा की इस वक्त, इनफैक्ट इस वक्त तो ये तेजी 3% की हो गई है। और टॉप लूजर्स पर हम निगाह डालें तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक और L&T माइंट्री, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें इस वक्त बिकवाली के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आज के टॉप लूजर्स जहां एक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसमें HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल या फिर खरीदारी और बिकवाली का दौर इस वक्त दिखाई दे रहा है। इंडेक्स पर अगर हम
अब जाने की कोशिश करें तो अगर इंडाइसेस पर निगाह डालें तो सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट 2 अंक इस वक्त कारोबार करता हुआ दिख रहा है और निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर 13 अंकों की बढ़त। आईटी में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है आज, स्मॉल कैप और मिड कैप भी थोड़ा थोड़ा आपको इस वक्त देखें तो काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर यूएस मार्केट्स जो कि ये शुक्रवार की बंदी का संकेत दे रहे हैं। भारतीय बाजारों की आज हम बात करें तो कैपिटल गुड्स में 0.64% की गिरावट दिखाई दे रही है, 46,420 का स्तर दिख रहा है। एफएमसीजी में भी गिरावट है, हेल्थ केयर में भी गिरावट 60 अंकों की दिख रही है। मेटल इंडेक्स थोड़ा सा संभलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। बीएसई ऑयल एंड गैस में गिरावट, बीएसई टेक्नोलॉजी में भी 51 अंकों की गिरावट है। पीएसई काफ़ी फ्लैट कारोबार कर रहा है। आज का दिन पीएसयू स्टॉक्स को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पीएसयू जो ग्लोबल राउंड टेबल किया जा रहा है दिल्ली में, इसमें ये कोशिश की जाएगी कि कैसे उनके जो पुराने चल रहे विवाद हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। इस वक्त यूरोपीय जो बैंक हैं, ये भी फ्राइडे की मंदी है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, काफ़ी मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह हो रही है कि अलग अलग इकोनॉमीज़ में जो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का सिलसिला था वो फिलहाल अभी थमता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में भी ब्याज दरें स्थिर हैं, चीन ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इस वक्त ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं और अगले हफ्ते आप यूँ कहें कि अक्टूबर में जो भारतीय रिजर्व बैंक समीक्षा करने वाला है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि भारत में भी ब्याज दरें स्थिर रह सकती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्रूड ऑयल पर जाते हैं। क्रूड ऑयल भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि बजट जब फॉर्मेशन किया जाता है और जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसमें क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या क्रूड ऑयल की कीमतें होंगी, उसका असर क्या होगा, जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। थोड़ी सी नरमी ज़रूर दिखाई दी है लेकिन 93.53 का स्तर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए क्योंकि आज के फोकस में हम बात करेंगे तेज रफ्तार सेमी स्पीड हाई सेमी स्पीड जो ट्रेन है हमारी वंदे भारत, उस पर हम बात करेंगे कैसे ये बदल रही है इंडियन रेलवेज की तस्वीर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। आज के फोकस में हम बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की। देश को पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। इन नई ट्रेन से 11 राज्यों में पर्यटन और आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन वंदे भारत ट्रेनों में कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है जिससे यात्रियों की जो यात्रा है वो और भी आरामदायक और बेहतर हो पाएगी। देश की गति और प्रगति का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से नए रूटों पर चल रही है। नए रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने के साथ देश भर में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 34 हो गई है। राजस्थान और गुजरात को 1-1, पूर्वी भारत को 3 और दक्षिण भारत को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है जिसमें हवाई जहाज की तर्ज पर तमाम जो डिस्प्लेज लगाए गए हैं, उनके जो लाइट्स आप देख सकते हैं कि जो हाथ के स्पर्श से ये लाइट जो है यूं जल जाती है और कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन में बैठकर हवाई जहाज का आनंद उठाते हैं। आज पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल वंदे भारत के रूट से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में अत्याधुनिक सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो
आज का भारत चाहता है देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। नए रूटों पर चलने के कारण यात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है। जिन जगहों से ये ट्रेनें गुजर रही हैं, वहां पर्यटकों की संख्या तो बढ़ ही रही है, वहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। गति शक्ति मास्टर प्लान इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से समय की बचत होने से यात्री इस ट्रेन से तेजी से और बार बार यात्रा कर रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रेल को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पिछले 8 साल में रेलवे का बजट 8 गुना किया गया है। आज स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के फोकस में हमारे खास मेहमान हैं विजय कुमार दत्त जी, जो कि पूर्व अतिरिक्त सदस्य रह चुके हैं रेलवे बोर्ड में। दत्त साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा पुराना समय याद कीजिए अपना, जब आप रेलवे बोर्ड में थे। मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति थी और आज हम दुनिया के सबसे तेज रफ्तार जो सेमी स्पीड ट्रेन हैं उसके निर्माण करने में कामयाब हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब देश के कोने कोने को ये वंदे भारत ट्रेन जोड़ने जा रही है। विजय दत्त साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना वो समय याद करता हूँ और आज का समय याद करता हूँ। एक EMU ट्रेन 2 बनाने के लिए हमें पसीना आ जाता था और आज 75 ट्रेनें 75 वर्ष में हो रही है, तो स्वप्न से भी ज़्यादा है और यही सपना होना चाहिए था। हम हमेशा से इसके लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है एक सही दिशा में विश्व को ले जाए। अब तो भारतीय विश्व है, तो मैं कह सकता हूँ विश्व को ले जाए। एक मैं बहुत छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ। 95% जो उत्सर्जन है, एमिशन है, वो रोड से होता है। रेलवे से करीब 1.5% होता था, अब तो और कम हो गया और 2030 में 0 हो जाए। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है G20 में, बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें एक चीज़ जो कि बहुत सारे विशेषज्ञों ने नहीं देखी, जो रेल मार्ग से UAE से यूरोप तक जाएगा, उसमें ये जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा ये उत्पाद है, ये बहुत काम आएगा। और एक चीज जो लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब सुएज कैनाल, देखिए एक ही विश्व में रह जाएगा जिसमें 0 कार्बन एमिशन है, कार्बन न्यूट्रलिटी, वो ये इस प्रकार का रेल सिस्टम होगा। तो जैसे जैसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ेंगे, विश्व बढ़ेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली भी वायबल होता जाएगा। विजय दत्त जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, वंदे भारत ट्रेन क्या वाकई इतनी खूबसूरत ट्रेन हैं जो कि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जमीन पर इसका अनुभव नहीं कर पाए हैं और आपने बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन में वहां खुद जाकर के उसका जायजा लिया है। बिल्कुल अजय, देखिए अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करें, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे आप मिनी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं।
मिनी बुलेट ट्रेन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब पहली बार कोई बुलेट ट्रेन चली थी दुनिया में, तो उस समय जो उसकी स्पीड थी वो 160 किलोमीटर, पहली जो बुलेट ट्रेन चली थी। उसके बाद धीरे धीरे उसके रफ्तार को भी इजाफा किया गया। आप समझ सकते हैं कि अगर उस पीढ़ी के हिसाब से आप देखें तो ये भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है उसकी भारत ने शुरुआत की। और विश्व में सिर्फ 15 ऐसे देश हैं यहाँ पर कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो है वो चलती है। मेक इन इंडिया ICF कोच फैक्ट्री जो है आपका चेन्नई, जिसने कि अगर विदेशों में इसे बनाते तो तकरीबन 300 से 350 करोड़ का एक रैक के ऊपर खर्च आता। हमने सिर्फ 97 करोड़ रुपए में एक पूरा रैक तैयार किया और उसके अंदर जो तमाम मॉडिफिकेशन किए। आज अगर जो भी यात्री उसके अंदर सफर कर रहे हैं वो दोबारा जरूर सफर करना चाहते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उनके साथ वाले भी उस ट्रेन को देखें। एक नए भारत की क्या पहचान हो सकती है, आप कलर देखें, डिजाइन देखें, इसके अंदर के फैब्रिक्स देखें, फैसिलिटीज देखें, वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखें, आपको लगेगा ही नहीं कि हम भारतीय रेल में सफर कर रहे हैं। पीढ़ियों से तकरीबन 150 साल पुराना इतिहास रहा है भारतीय रेल का, और उस इतिहास के अंदर इतना बड़ा बदलाव या भूतपूर्व बदलाव ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही शुरू हुआ। ये प्रधानमंत्री का ही विजन है कि किस तरीके से रेलवे का जो है आधुनिकीकरण किया जाए। अभिषेक, आपने एक बड़ी बात की कि हमने मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत ट्रेन जो बनाई वो दुनिया में जो कॉस्ट है उसकी तिहाई कॉस्ट में बनाई, ये एक बड़ी बात है। अब आप मुझे ये बताइए, जो हम लगातार कह रहे हैं कि 2047 तक जो विकसित भारत बनाने की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं, वंदे भारत की रफ्तार उसी की ओर हमें लेकर के जा रही है। कल ये भी बात सामने आई, क्या हम मान सकते हैं कि वाकई ये विकसित भारत बनाने में वंदे भारत की अहम भूमिका होने जा रही है? बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पे वंदे भारत आत्मनिर्भर होते नए भारत की एक तस्वीर कह सकते हैं, आप इसे एक पहचान कह सकते हैं। अभी वंदे भारत जितना आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से इतनी जल्दी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, 400 वंदे भारत ट्रेन को 2024 तक पूरे देश भर में चलाने का लक्ष्य है। और एक और बहुत अहम जानकारी को चाहूँ कि इसी वर्ष दिसंबर में आप वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी देखेंगे पटरियों पर दौड़ते हुए। यानी कि जो हम ट्रेडिशनल जिस तरीके से राजधानी या फिर जिस तरीके से मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सफर किया करते थे, अब वंदे भारत के अंदर उस तरह की जो है स्लीपर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो आपको मिलेगी। और वो भी उसकी कॉस्टिंग जो है वो काफी कम, कार्बन उत्सर्जन से लेकर के आप तमाम जो फैसिलिटीज है जो वो सब कुछ इसके अंदर जो है वो आपको मिलेगी। जीरो इमिशन पे ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही है। हाइड्रोजन ट्रेन हम लोग चलाने जा रहे हैं। जो हमारे 4 रूट है, जो हेरिटेज रूट है, यहाँ पर छोटी नैरो गेज लाइन चल रही है, वहां पर भी दिसंबर तक जो है हाइड्रोजन इंजन ट्रेन चलाने की जो है उस पर काम किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं भारत किस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और आप बिल्कुल ही एक पूरे रेलवे का कायाकल्प होते हुए देख रहे हैं कि चाहे रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो, और आप तमाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन या फिर तमाम देश भर के रेलवे स्टेशन देखें, रेलवे अपना कैसे। जी अभिषेक, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास कार्यक्रम में। स्पष्ट तौर पर अभिषेक बता रहे थे कि न केवल वंदे भारत बल्कि स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और एक आंकड़ा और, इस एक आंकड़े के साथ आपको ब्रेक पर लिए जाता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है पिछले जो 60 सालों में हुआ उतना काम केवल 9 सालों में हुआ। और जर्मनी की जितनी रेल नेटवर्क है उतना इलेक्ट्रिफिकेशन हमने 9 साल में करके दिखाया। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, इकोनॉमी टुडे पर यह खास फोकस लगातार जारी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आज के फोकस में सेमी स्पीड हाई ट्रेन वंदे भारत की। और विजय दत्त साहब जो कि एडिशनल मेंबर रह चुके हैं रेलवे बोर्ड में, हमारे साथ बने हुए हैं। विजय दत्त साहब, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी बात कर रहे थे कि कैसे हम विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम बढ़ा रहे हैं। आपने जो बात की बिल्कुल डिट्टो वही उन्होंने भी कहा कि कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम कह रहे हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हम होने जा रहे हैं। क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन से एक बहुत बड़ा बाजार होंगी, हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा अभिषेक ने बताया। जो अभिषेक ने नहीं बताया उसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, हम ना केवल सेमी हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं,
हम हाई स्पीड पे अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रेन है जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी, बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसके जो टारगेट है उसके अनुसार वो पूरा हो जाए। वही नहीं है, एक टेक्नोलॉजी हाइपर लूप, जिसमें कि ट्रेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चलेगी। भारत सरकार ने IIT चेन्नई, IIT मद्रास और IIT BHU को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बहुत तेजी से रिसर्च वर्क चल रहा है और भारत एक ही देश होगा जो 2031 में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हाइपर लूप को चलाएगा। तो ये तो हो गई आगे की रिसर्च की बात। आज की तारीख में जो अभिषेक जी ने कहा उसके जो जमीन पे है बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये तो जो इन्होंने कहा है वो जो स्लीपर की ट्रेन चलेगी उसकी विशेषता ये होगी, ये एल्यूमिनियम बॉडी कोच होंगे और फर्दर लाइट वेट कोच होंगे, उत्सर्जन को और कम कर देंगे और इसका काम, इसका 100 एल्यूमिनियम बॉडी कोच इसका जो है ऑर्डर पड़ चुका है, इसका कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद जो वंदे मेट्रो की बात की गई है कि हमारी जो मुंबई सबअर्बन, कलकत्ता सबअर्बन में ट्रेन है, इसका आधुनिकीकरण वंदे मेट्रो के बराबर होगा और 2856 कोचेस का ऑर्डर हो चुका है, इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा जो बहुत बड़े काम हुए हैं जैसे पहिए हमें 4 व्हील मॉडल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसमें रायबरेली के अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट के अलावा और निजी क्षेत्र में भी इसका उत्पादन बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा स्वप्न था मेरा एक एडिशनल मेंबर कि भाई हमारे पास एल्यूमिनियम की वैगन क्यों नहीं हो सकती जो उत्सर्जन कम करती। पहली बार सरकार ने फैसला किया है इस बार 10,000 एल्यूमिनियम की वैगन चलेंगी जो कि कार्बन उत्सर्जन में विश्व में भारत बहुत आगे चला जाएगा। और एक जो हाइड्रोजन मेट्रो की बात अभिषेक ने की, ये भी रियलिटी है, बहुत जल्दी होने जा रहा। मीटर गेज पे भी नहीं होगा, नैरो गेज पे भी नहीं होगा, ब्रॉड गेज पे भी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात ये है, विश्व में भारत अगले महीने तक एक ही देश होगा जो कि पूरी तरह विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड है, जिसको कहते हैं कि और दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मैं यूके का उदाहरण देता हूँ, उनका हम कितना भी प्रयत्न करेंगे 90% से ज्यादा विद्युतीकरण कर ही नहीं पाएंगे। तो जो उत्सर्जन, क्योंकि आप विद्युतीकरण करेंगे तभी आप उसको रिन्यूएबल एनर्जी से चलाएंगे और तभी आप उसको कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, हम ये समझना चाह रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग 1/3 कॉस्ट में इतनी हाई क्वालिटी उत्पादन कैसे कर सकते हैं, ये कैसे संभव हुआ? बहुत सारे लोगों को आंकड़ों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। नहीं, ये बिल्कुल विश्वास करने की बात है। देखिए जो भी है, एक बहुत विशेषज्ञ ने कहा था कि अगर आप विश्व बैंक से लोन ना लें, आप भारतीय बैंक से लोन लें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट 20% कम कर सकते हैं। क्योंकि जो एड ऑन है उसमें जो चीजें विदेशों से आती हैं जो कि कॉस्ट को बढ़ाती है, जब हम भारत में डिजाइन करते हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं और कॉम्पिटिटिवली करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है। और हमारे यहाँ लेबर की कॉस्ट, मटीरियल की कॉस्ट जब हम बनाते हैं तो कम हो जाती है। तो ये जो है आश्चर्य लगता है कि जो आप 300 करोड़ में बना रहे हैं, 97 करोड़ में बना रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी और बहुत बड़ी रियलिटी, और ये भारत को विश्व में एक्सपोर्ट हब बनाने में बहुत मदद करेगा। अभी समय आएगा, देखिए इजिप्ट जैसे देश, यहाँ पे विद्युतीकरण है ही नहीं। सुएज के किनारे अब वो लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब क्षेत्र हैं जिसमें भारत की तुलना में लोग बाग इतनी लो कॉस्ट पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं ऑफर करते। विजय दत्त साहब, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है इकोनॉमी टुडे में खास तौर पर जुड़ने के लिए। तो मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन के तौर पर ये स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दे रही है। और आगे आने वाले दिनों में जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हब भी बन करके पूरी दुनिया के सामने एक नए विकल्प के तौर पर शामिल हो सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की कुछ और सुर्खियां फटाफट अंदाज में। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वाणिज्यिक विवादों और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र से संबंधित मुद्दों के साथ साथ एमओयू से संबंधित पहलुओं पर आज से 2 दिनों का सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन करने जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत को 17 से 19 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अगले 4 से 5 सालों के दौरान भारत में उत्पादन को 5 गुना से अधिक बढ़ाकर 40 अरब डॉलर करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 7 अरब डॉलर के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं एप्पल भारत में आईफोन बना रही है और अगले साल से एयरपॉड्स का भी निर्माण शुरू करेगी। व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास नॉमिनी चुनने या फिर न चुनने का विकल्प करीब आ गया है। 30 सितंबर तक इसे पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग सकती है। इससे वे अपने निवेश को नहीं निकाल पाएंगे। सेबी के अनुसार यह आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होगा। जेपी मॉर्गन द्वारा अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में भारत के सरकारी बॉन्डों को शामिल करने की घोषणा के कुछ दिन बाद कई बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और बॉन्ड जारी करके ऋण बाजार से 18,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। सर्वेक्षण डेटा की गुणवत्ता पर बढ़ते फोकस के बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर पर काम शुरू करेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 79वां दौर इस महीने पूरा होने वाला है और परिणाम दिसंबर के अंत तक आने की संभावना है। बैंक बाजार के एस्पिरेशन सर्वे के मुताबिक संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या 48% बढ़ी, जबकि पुरुषों की संख्या में 46% का इजाफा हुआ। महिलाओं की संख्या में इस वृद्धि की कई वजहें हैं। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान न सिर्फ महिलाओं को सस्ता कर्ज दे रहे हैं, बल्कि उन्हें कर बचत समेत कई लाभ भी मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित तेजू एयरपोर्ट में 170 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अरुणाचल में अक्टूबर तक 3 नए हवाई मार्ग चालू करने की बात कही। भारत बायोटेक वृद्धि के अगले चरण का खाका तैयार कर रही है। इसके तहत कंपनी नए टीके, क्लिनिकल परीक्षण, विनिर्माण संयंत्र, साझेदार आदि पर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत बायोटेक अब टीकों पर ही नहीं बल्कि चिकित्सा क्षेत्र, विशेष रूप से घावों के उपचार के लिए दवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही उसकी नजर पशुओं के लिए टीके बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनी बनने की है। देश की सबसे बड़ी B2B ई कॉमर्स कंपनी उड़ान रकम जुटाने के लिए अपने मौजूदा और नए निवेशकों से बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी 35 से 40 करोड़ डॉलर जुटा सकती है। इसके लिए कंपनी नई इक्विटी पूंजी के साथ साथ ऋण को इक्विटी में बदलने की भी योजना बना रही है। उड़ान 2016 में स्थापित एक भारतीय बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की तमाम सुर्खियों पर रहेगी हमारी नजर और लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।